जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और ये एक बेसिक लेवल 1 का क्वेश्चन है, बट देखने में थोड़ा सा डरावना है। तो इसको सीखने से हम एक और बेसिक बात एक बेसिकली एक रिवीजन हो जाएगा, एक बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसका पावर n दिया है, और अच्छा यहाँ पे लिखना चाहिए था कि n जो है वो आपका से n के बारे में लिखा होना चाहिए कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इन्होंने एक कैलकुलेशन टाइप से करके लिखा हुआ और पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये कैलकुलेशन सही है कि गलत, इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले तो उसमें दो पार्ट हैं, एक तो ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ है। तो ऊपर वाला देखो जरा गौर से, क्या है, देखने में डरावना है बट है इजी। तो ऊपर वाले देखेंगे तो 111 है, 0.01 है, तो ऊपर वाला तो कुछ है ही नहीं। ये 10 टू दी पावर -2 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 0.01 हो जाएगा। फिर इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिएगा तो जो सामने दिखा है वही दिखने लगेगा, पावर में n आ जाएगी, है ना। यहाँ 3 0 0 और यहाँ पर 3 1 1। तो ऊपर वाला पार्ट तो जो है एब्सोल्युटली बहुत ईजी है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स का समेशन करके लिख दिया गया है, पावर n कर दी गई है। अब अगर इसको आप देखें तो इसमें इन्होंने कैसे लिखा है, तो इसमें इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि से अगर एक मैट्रिक्स आप इसको A कंसीडर कर लें और इसको ये जो पूरा पार्ट है इसको अगर आप B कंसीडर कर लें, तो ये कुछ इस तरह का है कि साहब C0 होता है, फिर A की पावर n, फिर C1 और A टू दी पावर n-1 और B, फिर C2 A टू दी पावर n-2 B²। इस तरह से हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन रहता है किसका, A प्लस बी टू द पावर n का। तो ये उस तरह से लिखा हुआ है बच्चों। जैसे ये A प्लस बी टू दी पावर n है और ये जो पार्ट है C0 की वैल्यू चूंकि 1 हो जाती है, तो ये हिस्सा क्या है, A टू दी पावर n है, ठीक है। फिर C1, तो ये n हो जाता है C1, और फिर उसके बाद A टू दी पावर n-1, तो ये जो पार्ट दिख रहे हो आप, ये A टू दी पावर n-1 टाइप का है। और फिर B देखो ये वाला मैट्रिक्स है और B का 10 टू दी पावर -2 इंटैक्ट है ना। तो बेसिकली A प्लस बी टू दी पावर n दिया हुआ था बच्चों, और इसका जो एक्सपेंशन है वो दो टर्म तक लिखा हुआ है, आगे के टर्म्स गायब हैं। अब आगे के टर्म्स गायब हैं तो आप एक और स्टैंडर्ड याद रख सकते हैं जिससे कि आपको आगे काम आ जाएगा। तो वो स्टैंडर्ड ये है, जैसे ये जो आपका B मैट्रिक्स है दैट इज 0 0 1 1, सॉरी 0 0 1 0। तो अगर इस मैट्रिक्स का इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें जिसमें ये 3 0 है और ये 1 है, तो ज़रा देखो रिजल्ट क्या होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगी तो 0 आ जाएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो भी, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो भी 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और ये भी 0। तो बच्चों ये बेसिकली एक नल मैट्रिक्स होता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि 0 0 0 रहे, 3 और 1 1 रहे, तो ये क्या हो जाता है, एक नल मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसका स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर इसकी कोई भी अगर आप पावर करेंगे तो ऑल पावर्स शैल बी अ नल मैट्रिक्स, है ना। तो अगर हम इसकी और भी अगर पावर्स कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं कि B की पावर K जो है नल मैट्रिक्स रहेगा अगर K क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्योंकि अगर एक बार नल मैट्रिक्स हो गया फिर कितना भी मल्टीप्लाई आप करते जाइए, ओवरऑल तो नल मैट्रिक्स ही आना है। तो क्या होगा कि बाद के सारे एलिमेंट्स तो इसमें वैसे ही सारे के सारे क्या हो जाने, नल मैट्रिक्स हो जाने। तो अब अगर गौर से देखें तो इसमें बच्चों दो ही टर्म दिए हैं और बाद के सभी टर्म्स नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो नल मैट्रिक्स को आप, भाई ये टर्म ही तो मैट्रिक्स ही और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स को आप ऐड भी कर देंगे तो कोई बेसिक फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो एक बात तो ये समझनी होगी कि बाद के टर्म क्यों नहीं लिखें, क्योंकि बाद के सारे टर्म्स नल मैट्रिक्स हैं, तो दो ही मैट्रिक्स वाले टर्म्स हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दो लिखना भी अप्रोप्रिएट है, कैसे लिखा जा सकता है।
क्या ये दो भी लिख सकते हैं? अब देखो ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि दो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बच्चों आपका जो ये a प्लस बी होल टू दी पावर n है, तो इसको दो टर्म्स तक एक्सपेंड किया गया है। अब ये सही है कि नहीं है, ज़रा इस बात की जांच पड़ताल कर लें। तो जैसे आपको याद होगा कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे तो जो नॉर्मल एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन आप कब अप्लाई कर सकते हैं? तो ये एक्सपेंशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब a और b कैसे हों, कम्यूटेटिव हों, या a और b कम्यूट हों, a b इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन ये तभी एप्लीकेबल होता है जब a और b कैसे हों, कम्यूट हों। अगर कम्यूट नहीं होंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम a प्लस बी होल टू दी पावर n करके इसको इस तरह से लिखना चाहें, दैट सी नॉट a टू दी पावर n, फिर c1 a टू दी पावर n माइनस वन बी, फिर c2 a टू दी पावर n माइनस टू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमेशा नहीं लिखा जा सकता है। ये तभी आप लिख सकते हैं ओनली व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए, ये तभी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो अगर हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें भी ये बात वैलिड होनी चाहिए, तभी ना आप उसको एक्सपेंड कर पाएंगे इस तरह से। तो अब ऊपर जो ए और बी दिए हुए हैं, तो एक बार आप ए बी चेक कर लीजिए, एक बार आप बी ए चेक कर लीजिए। तो ए क्या है भाई, ए में यहाँ पे 3 1 है, 0 है, यहाँ पे 3 0 और 1 है, ठीक है। तो ए बी और बी ए की वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। अगर बराबर हो गई तो ठीक है, तो सही है, नहीं तो कैलकुलेशन गलत है। तो अगर ए बी देखा जाए तो ए बी बच्चों हो जा रहा है 1 1 1 0 और बी हो जा रहा है 0 0 0 1, ठीक है। फिर अगर ऐसे ही आप बी ए कैलकुलेट करना चाहें तो बी ए कैसा हो जाएगा 0 0 0 1 और यहाँ हो जाएगा 1 1 1 0। तो अगर इसकी वैल्यू चेक करो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बच्चों 1 हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। तो ये हो गया ए बी का वैल्यू। नाउ इफ वी चेक फॉर बी ए, है ना। अब देखते हैं बी ए क्या होता है। तो बी ए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 और 1 तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट पहले ही टर्म अगर 1 आ जा रहा है, बाकी हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये नेचुरली कैसे हैं, अलग अलग हो गए। तो ए बी और बी ए चूँकि डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है, तो फिर वो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बस यही समझना था कि कभी भी अगर कोई इस तरह का एक्सपेंशन आ जाए जो बाइनोमियल टाइप का हो बट वो मैट्रिक्स के अंदर हो, मैट्रिक्स के लिए हो, तो वो आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब ए और बी कैसे हो, कम्यूट हो, नहीं तो फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऊपर जो दिया हुआ है वो सही नहीं है ना, गलत माना जाएगा। तो हमारा आंसर होगा कि गिवन कंप्यूटेशन इज रॉन्ग, गिवन कंप्यूटेशन इज रॉन्ग, या रॉन्ग कैलकुलेशन या रॉन्ग कंप्यूटेशन। तो दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों कि कब आप इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं। डन। बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों देखो ये एक मैट्रिक्स का लेवल 1 का क्वेश्चन है, ज़रा इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ए के बारे में कह रहे हैं कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छी बात है, और बी जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है। तो बी का बताना है क्या नेचर है, स्केलर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, है ना। तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो अब देखो स्केलर का मतलब हो जाता है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, सिमिलर हो, है ना, सेम। तो वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में, कैसे होगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आराम से चेक हो सकता है, ऑर्थोगोनल भी चेक हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बी ट्रांसपोज कर लें, जो बी दिया हुआ है। तो बी ट्रांसपोज करेंगे तो चूंकि ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें रिवर्सल लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो बाद वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से रिजल्ट आएगा बच्चों। अच्छा, और इसमें ये दिया ही हुआ है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक यानी ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए है। तो अगर बी ट्रांसपोज देखें, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये ट्रांसपोज अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आई का ट्रांसपोज आई हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है ये भी आपने निश्चित पढ़ ही रखा होगा कि इन्वर्स और ट्रांसपोज हो तो ट्रांसपोज और इन्वर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से, ठीक है।
तो अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो फर्स्ट ब्रैकेट इज 1 माइनस ए एंड द सेकेंड इज से आई का ट्रांसपोज आई हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज तो माइनस ए दिया हुआ है तो प्लस ए हो जाएगा और ये इनवर्स। तो ये तो भाई बी के तो बिल्कुल बराबर नहीं है, तो पलट गया ना मामला। यहाँ पर इनवर्स आई माइनस ए में था बच्चों और यहाँ पर इनवर्स आई प्लस ए में आ गया। तो जो बी ट्रांसपोज है न तो वो बी के ही बराबर हुआ और ना ही वो माइनस बी के ही बराबर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 ऑप्शन दिए थे, इन 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो आउटराइटली रॉन्ग ही हैं। सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक का कोई चांस ही नहीं है। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल एक बार और चेक कर लेते हैं। तो अगर ऑर्थोगोनल चेक करना है तो हमें क्या कर देना होगा कि बी ट्रांसपोज इंटू बी लिखना होगा, या बी इंटू बी ट्रांसपोज भी आप लिख सकते हैं। तो अगर वो आई के बराबर हो गया तो ऑर्थोगोनल होगा। तो ये भी आपने आई सपोज पढ़ी रखा होगा, आप जो भी आपके नोटबुक में सब लिखा ही रहता है सब। तो अगर हम बी ट्रांसपोज करते हैं, सो दिस इज द बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा आई माइनस ए और आई प्लस ए, और आई प्लस ए का इनवर्स है, दिस इज बी ट्रांसपोज। और अगर हम बी करते हैं विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो दिस इज आई माइनस ए का इनवर्स। या आप एक काम करिए कि बी ट्रांसपोज इनटू बी मत करिए, नहीं तो फिर 2 इनवर्स अगल बगल आ जाएंगे। वैसे इसमें भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप बी इंटू बी ट्रांसपोज कर लें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा आपका। देखिए वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो बी इंटू अब रफ कर दिया मैंने, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज ही कर लेते हैं। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बच्चों आई माइनस ए का इनवर्स है, फिर आई प्लस ए है, और फिर आई माइनस ए है और आई प्लस ए का इनवर्स है, ऐसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट ये हमें गिवन था, दिस इज बी, और ये हमने कैलकुलेट किया, दिस इज बी इन ट्रांसपोज। अब देखें कि बी इंटू बी ट्रांसपोज अगर आई हो जाएगा तो ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाएगा, नहीं तो फिर तो सारी गड़बड़ है, इसको तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे कि स्केलर है कि क्या है। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज कर रहे हैं। अब बच्चों जरा गौर से देखो, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज हो गया, तो इसमें बीच में जो 2 आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं आई प्लस ए और आई माइनस ए, ये हमेशा कम्यूट होंगे, है ना। तो आप करके देख लेंगे तो हमेशा कम्यूट होंगे। इसको आप आगे के लिए भी याद रख सकते हैं, कहीं भी आएगा तो आप चिपका सकते हैं। तो आई प्लस ए आई माइनस ए और आई माइनस ए आई प्लस ए करोगे तो चूंकि आई का मल्टीप्लिकेशन आगे करो या पीछे करो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप इसको एक स्टैंडर्ड की तरह कहीं भी यूज़ करेंगे तो आपका ये काम आ जाएगा। तो आई प्लस ए आई माइनस ए है तो आप उसको भी आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन आई के अलावा बाकी के लिए होगा कि नहीं तो फिर कम्यूटेटिव होना पड़ेगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए और बी को देखना पड़ेगा कैसा है। लेकिन आई में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर आप, अब मुझे लग रहा है आप समझ ही गए होंगे कि करना क्या है कि आई माइनस ए का इन्वर्स है, इसको पलट दीजिए तो यहाँ पर आई माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पर आई प्लस ए आ जाएगा, और ये जो है हमारा वो आई प्लस ए की पावर, और सॉरी मैं पावर बोल रहा हूँ, उसका इन्वर्स है। तो अब एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स है, एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स है। फर्स्ट पार्ट इज आई, सेकेंड पार्ट इज आई, सो फाइनल इज आई। तो बच्चों हमने शुरू यहाँ से किया बी इंटू बी ट्रांसपोज और उसकी वैल्यू आई हो गई, मतलब क्या हो गया, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया बी। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो दिस पार्ट इज डन। ठीक है, तो इस तरह से करना है। इसमें क्वेश्चन में सीखने के लिए एक छोटा सा ये रहा कि हम इसको ध्यान रख लें कि आई प्लस ए आई माइनस ए अगर रहते हैं तो हमेशा वो कम्यूट हो जाएंगे। बच्चों ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मान लीजिए ये एग्ज़ाम में कभी आ ही गया और आप इस तरह से अगर ध्यान में नहीं रख पाए तो फिर क्या होगा कि आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिसको ये ध्यान में नहीं है वो इसी में अटका रहेगा, यार अब इसका क्या करें। तो ऐसे कर सकते हैं ना, डन। बच्चों देखो ये एक मैट्रिक्स का एक बेसिक एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट इसमें 4 ऑप्शन है और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा सीखें, हमें हर ऑप्शन को एक बार एनालाइज करना होगा। इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल एम एक मैट्रिक्स है और ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 है, और इसमें केवल इंटीजर एंट्रीज हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कैपिटल एम इन्वर्टेबल होगा इफ़ के बाद फिर ये 4 ऑप्शन है, हमें देखना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ
अच्छा 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी लिखा है तो बहुत इजी है। तो हम लोग मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं? अगर ये 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको A B ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ये 2x2 एक बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे यू विल गेट द सेम। तो यही M है और यही क्या है, M ट्रांसपोज। चलिए एक बात ये हो गई। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम M का जो है वो ट्रांसपोज है सेकेंड रो ऑफ M। अच्छा हमें क्या करना है, हमें करना है इसको इन्वर्टेबल की बात है। तो इन्वर्टेबल के लिए क्या ज़रूरी है, इन्वर्टेबल के लिए ज़रूरी है कि नॉन सिंगुलर हो। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखा जाए सो दिस इज AC माइनस बी स्क्वायर, और इन्वर्टेबल का मतलब है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो अब हमें यही देखना है कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ M। ओके, तो फर्स्ट कॉलम क्या है, तो हम सारे ऑप्शन एनालाइज कर रहे हैं। तो ये अरे यार यहाँ फिर ABC मत लिखो क्योंकि ऑप्शन में भी ABC लिखा हुआ है, चेंज कर देते हैं। तो चेंज करके क्या कर दें भाई, AB से ही नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ABC ऑप्शन ही है, तो कुछ XYZ लिख देते हैं। चलिए XYZU, नहीं तीन ही आएंगे ना, XYZ। चलो अब ठीक है ये। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखा जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा XZ माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली नॉन जीरो होना चाहिए। अब हम लोग ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन कहता है कि फर्स्ट कॉलम, सो व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम इज XY एंड दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो YZ। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बराबर है, तो बताएं कि मॉड M जीरो है कि नहीं। तो अगर ये दो कॉलम सेम है तो इसका मतलब हो गया कि XY के बराबर है और YZ के बराबर है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब आप देख लें कि यहाँ से मॉड M की वैल्यू कितनी आ रही है, तो XZ माइनस वाई स्क्वायर है। तो अब y की वैल्यू भी x और z है, तो एक बार x को आप y रख दो और z को भी y ही रख दो, और माइनस वाई स्क्वायर तो साहब ये ज़ीरो हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। हमें चाहिए था कि मॉड M कैसा होना चाहिए था, नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर सेकेंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, वो भी वैसा ही है। सेकेंड रो ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल M। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है कि जो सेकेंड रो है M का सेकेंड रो भैया कौन सा है, ये तो YZ हो गया। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम है ये XY, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे तो Y और X की बराबरी हो जा रही है, और बच्चों Z और Y की बराबरी हो जा रही है। ठीक है, Y और X बोथ आर सेम एंड Z एंड Y बोथ आर सेम। तो अब क्या हो रहा है, तो अब अगर मॉड M देखें तो भी तो वही चीज़ हो जा रही है कि जैसा ऊपर था वैसे ही यहाँ पे हो गया। X की जगह Y लिख सकते हैं, Z की जगह भी Y लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज़ीरो, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जा रहा है। सही कर रहे हैं हम लोग, YX, हाँ तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब सी पार्ट देख लें, तो सी पार्ट में कह रहे हैं कि M डायगोनल मैट्रिक्स है विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। ओके, तो अगर सी पार्ट को देखें तो सी पार्ट में कह रहे हैं कि M क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द डायगोनल। तो भैया डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब आप सब जानते ही होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे हो जाते हैं, ज़ीरो। और दूसरी बात इनका ये भी कहना है कि X और Z दोनों ही कैसे हैं, नॉन ज़ीरो। तो अब अगर मॉड M की वैल्यू देखी जाए तो मॉड M की वैल्यू कितनी है, XZ ही बची, और Y स्क्वायर तो है नहीं, तो ये ज़ीरो हो गया। और X और Z दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो ये भी नॉन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर बात बन जा रही है, ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जा रहा है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो भैया ये जो सी पार्ट है, सी सही हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं एक बार डी की। द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ M इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अच्छा, तो डी तो फिर बहुत ही आसान है यार।
भाई डी में जैसे तुमने मॉड m की वैल्यू क्या लिखी है, आपने लिखी है एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि ये सारी इंटीजर ही हैं सारी एंट्रीज, तो ये तो इंटीजर का स्क्वायर ही है, और ये कह रहे हैं ये सब इंटीजर का स्क्वायर हो नहीं सकता, तो फिर क्या मतलब हो गया कि ये ज़ीरो हो नहीं सकता, दोनों बराबर हो नहीं सकते, मतलब यहाँ भी ये इन्वर्टेबल हो जा रहा है। तो हमारा डी पार्ट भी सही है, तो ऊपर के दो गलत हैं, नीचे के दो सही है। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन को इस तरह से समझना और इस तरह से बात करना कि साहब एक रो है वो दूसरी रो का ट्रांसपोज है, बस इसलिए यही रीज़न था, सो दैट मैंने आपको ये इंक्लूड कर दिया। आपकी नोटबुक में रहेगा ऐसा क्वेश्चन, तो अब कभी अगर इस तरह से मिलता जुलता भी कुछ आएगा, इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी पैटर्न्स दैट यू हैव सिक्योर्ड इन योर माइंड सो दैट यू कैन रिप्रोड्यूस द पैटर्न्स। और अगर कुछ मिलता जुलता भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स पे निबंध लिखने को नहीं आएगा परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। डन।